जय जगन्नाथ। 2012 की बात है। भुवनेश्वर के रहने वाले उमेश बाबू को सिमलीपाल के घने जंगलों में ड्यूटी लगा था। प्रशासनिक अधिकारी के साथ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से परमिशन मिलने के बाद 2 फॉरेस्ट गार्ड के साथ उमेश बाबू सिमलीपाल के घने जंगलों में गए। सिमलीपाल के टाइगर रिजर्व एरिया से कुछ ही दूरी पर रहकर जंगल के प्राकृतिक दृश्य और सुंदर सुंदर पक्षियों का फोटो खींचकर उनको अपने कैमरे में कैद कर रहे थे उमेश बाबू। 2 फॉरेस्ट गार्ड में से एक उनके गाड़ी के पास खड़े रहे और दूसरे फॉरेस्ट गार्ड उनके साथ जंगल के अंदर गए थे, क्योंकि जहाँ पर जाकर वो फोटो ले रहे थे वहाँ तक गाड़ी नहीं जा सकती थी, सिर्फ चलकर जा सकते थे। लगभग 3 किलोमीटर तक जंगल के अंदर तक गए थे दोनों। उमेश बाबू के साथ जो फॉरेस्ट गार्ड थे उनके हाथ में एक बंदूक, कंपास और एक पानी का बोतल था। जंगल के अंदर नेटवर्क नहीं होने की वजह से फॉरेस्ट ऑफिस में अपना मोबाइल जमा करके दोनों गए थे। उमेश बाबू एक पेड़ के पीछे छिपकर सुंदर सुंदर पक्षियों के फोटो लेने का इंतजार कर रहे थे। फॉरेस्ट गार्ड भी अपने वॉकी टॉकी और दिग निर्णय यंत्र को एक बड़े से पेड़ के नीचे एक पत्थर के ऊपर रख दिए और उमेश बाबू के पास खड़े होकर उनके फोटोग्राफी को देख रहे थे। अचानक पेड़ के ऊपर से एक बड़ा सा अजगर उनके दिग निर्णय यंत्र और वॉकी टॉकी के ऊपर आकर गिरा। अजगर बहुत ही बड़ा था, इसलिए यंत्र के ऊपर वह गिरते ही यंत्र टूट गए। फॉरेस्ट गार्ड तुरंत आसपास से एक टूटा लकड़ी लाकर सांप को डराने लगे, जिससे सांप वहां से चला गया। लेकिन सांप को वहां से भगाने में दोनों को बहुत मुश्किल हुआ, लेकिन अंत में दोनों ने सांप को वहां से भगा दिया। सांप को भगाने के बाद दोनों यंत्र के पास जाकर देखे, दोनों ही यंत्र टूट गए हैं। फिर फॉरेस्ट गार्ड ने उमेश बाबू के तरफ देखते हुए बोले, सर, हमारा दोनों मशीन टूट चुका है, अब हम कनेक्टिविटी कैसे रखेंगे और दिग निर्णय यंत्र के बिना हम गाड़ी के पास कैसे पहुंचेंगे? गाड़ी तो यहाँ से बहुत दूरी पर है, अब हम दोनों वापस कैसे जाएंगे? उमेश बाबू बोले, चलो आगे आगे चलते हैं, कहीं ना कहीं तो निकलेंगे। फॉरेस्ट गार्ड बोले, हम कितने दूर ऐसे चलते रहेंगे? अगर सही रास्ता ना मिला तो अंधेरा हो जाएगा और हम जंगल में रह जाएंगे। फॉरेस्ट गार्ड की बात सुनकर उमेश बाबू भी घबरा गए। ऊपर से उनके पास जो कैमरा था उसका एक बैटरी खत्म होकर दूसरा बैटरी भी आधा खत्म हो गया था। उमेश बाबू कैमरा में जीपीएस को ऑन कर लिए और उसी को देखते देखते कुछ दूर तक चलने लगे, लेकिन कुछ ही समय बाद कैमरा का बैटरी खत्म हो गया और वह बंद हो गया। शाम होने को आया था, लेकिन उनको कुछ भी नहीं सूझ रहा था, कौन से दिशा में जाएं, क्या करें। तभी फॉरेस्ट गार्ड बोले, सर, अगर कुछ नहीं हो पाया तो आज रात यहीं जंगल में रहना पड़ेगा। उमेश बाबू बोले, नहीं, जब तक पैरों में दम है तब तक चलते रहो, जब थक जाएंगे तब देखेंगे। अगर कुछ न हो पाया तो जहाँ पे पैर जवाब दे देंगे वहीं पर सो जाएंगे। बहुत साहस करके उमेश बाबू ये बोल तो दिए, लेकिन मन में एक अनजाना सा भय महसूस हो रहा था। मन ही मोहन बहुत घबरा रहे थे। अचानक दूसरे तरफ से एक जानवर का शोर सुनाई देने लगा। दोनों थोड़ा डरने लग गए थे। दोनों का गला सूखने लगा। उमेश बाबू फॉरेस्ट गार्ड के
लिए हुए पानी के बोतल से पानी पीने लगे तो फॉरेस्ट गार्ड बोले, सर मेरे लिए भी थोड़ा पानी बचाइएगा, मेरा भी गला सूखने लगा है। दोनों ने पानी को बांटकर थोड़ा थोड़ा पी लिया, लेकिन किसी का भी प्यास नहीं बुझा। फिर से कुछ दूर चलने लगे, लेकिन जिस दिशा में वो जा रहे थे वो व्याघ्र संरक्षण का कोर एरिया था। फॉरेस्ट गार्ड को उस एरिया के बारे में पहले से ही पता था, इसलिए वो उमेश बाबू को बोले, सर आगे मत जाइए, वो डेंजर जोन है। ये सुनने के बाद उमेश बाबू का डर दुगना बढ़ गया। डर से गला भी सूखने लगा, पर पास में पानी नहीं था, इसलिए कुछ नहीं बोल रहे थे। लेकिन जब ज़्यादा गला सूखने लगा तो फॉरेस्ट गार्ड से बोले, यहाँ कहीं पीने के लिए पानी मिलेगा क्या? फॉरेस्ट गार्ड बोले, यहाँ कहाँ पानी मिलेगा, गाड़ी के पास पहुँचने के बाद ही जो मिलेगा। अब चलिए हम उल्टे दिशा में चलते हैं। अगर रात हो गया तो किसी पेड़ के ऊपर रात गुजार देंगे। उमेश बाबू फॉरेस्ट गार्ड की बात सुनकर शांत हो गए और वहीं पर खड़े होकर आंख बंद करके बोले, हे प्रभु श्री जगन्नाथ, हम दोनों को इस विपत्ति से उद्धार कीजिए। इस संकट के क्षण में हमारा मदद करने वाला कोई नहीं है। आज मैं अपना जीवन बचाकर घर पहुंच पाऊंगा या नहीं, ये हमें पता नहीं। मुझे रास्ता दिखाइए प्रभु। मन ही मन प्रभु को स्मरण करते हुए प्रणाम किए और फिर फॉरेस्ट गार्ड से बोले, थोड़ा सा चलते रहो, जहाँ रात होगी वहीं पर रुक जाएंगे। कुछ दूर चलते चलते जाते समय उमेश बाबू को घुंघरू की आवाज़ सुनाई देने लगी। उमेश बाबू आश्चर्य हो गए। वो सोचे, इतने बड़े घने जंगल में से घुंघरू की आवाज़ कहाँ से आ रही है? फिर से उमेश बाबू उस आवाज़ को ध्यान देकर सुनने की कोशिश किए। उमेश बाबू फॉरेस्ट गार्ड को बोले, घुंघरू की आवाज़ सुनाई दे रही है, मतलब कोई ज़रूर इस जंगल में है। चलो हम दोनों उसी दिशा के तरफ चलते हैं जिस दिशा से ये घुंघरू की आवाज़ आ रही है। कुछ ही दूर जाने के बाद देखे कि एक 16 या 17 साल का लड़का एक पेड़ को तेंटा मार रहा था। सिर में गमछा को बांध रखा था, शरीर पर एक फटा हुआ टी शर्ट और कमर में 2 घुंघरू बांधा था, जो कुछ दूर तक आवाज़ कर रहा था। उमेश बाबू बच्चे को देखकर मन में भय रखते हुए फॉरेस्ट गार्ड से बोले, वो लड़का आदिवासी संप्रदाय के बच्चे जैसा दिख रहा है। अगर हम उसे सहायता मांगते समय हमें तेंटा से मार दिया तो फिर क्या करेंगे? ये सुनते ही फॉरेस्ट गार्ड बोले, हमारे हाथ में बंदूक है, आप निडर होकर पूछिए, उसे रास्ता पता होगा। उमेश बाबू डर डर कर उसे पूछे, बेटा हमें थोड़ा मदद करोगे? वो लड़का उमेश बाबू की बात सुनकर ना सुनने जैसा रहा। उमेश बाबू को लगा वो शायद एक आदिवासी बच्चा है, इसलिए उड़िया भाषा समझ नहीं पा रहा है। शायद उसे इशारे से समझाना पड़ेगा, इसलिए उन्होंने उसे ताली मारकर बुलाने की कोशिश किए। ताली की आवाज़ सुनते ही वह लड़का उनके पास आया और बोला, किस लिए बुला रहे हो? उमेश बाबू उनके मुंह से उड़िया सुनकर आश्चर्य हो गए और बोले, आप उड़िया जानते हो? लेकिन मैं जब आपसे मदद मांग रहा था तब क्यों नहीं सुने? लड़का बोला, तब मैं लाख बींध रहा था, इसलिए आप लोगों के बात को ध्यान नहीं दिया। अब बोलो, क्या कह रहे थे? उमेश बाबू बोले, हम दोनों जंगल में रास्ता भटक गए हैं, हमारा सारा यंत्र भी टूट गया है, हमें थोड़ा सा मदद करोगे? हमें थोड़ा सा रोड तक पहुंचा दोगे?
ये सुनने के बाद लड़का बोला, मैं छोड़ तो दूंगा, लेकिन आप वो फॉरेस्ट गार्ड से बोलना, वो मुझे बांधेगा नहीं। उमेश बाबू भरोसा देते हुए बोले, नहीं बेटा, वो नहीं बांधेगा। आप आओ और हमें रोड तक थोड़ा पहुंचा दो। फिर वो लड़का आया और आगे आगे चलने लगा और दोनों उसके पीछे पीछे जा रहे थे। रास्ते भर वो लड़का बहुत बातें करते करते जा रहा था। उसके चलने के साथ उसके कमर पे बंधा घुंघरू भी बज रहा था। लग रहा था जैसे नाच रहा हो। तभी उमेश बाबू उस लड़के से बोले, बेटा, मुझे बहुत प्यास लगी है, आसपास में कहीं पीने के लिए पानी मिलेगा क्या? लड़का बोला, पानी तो मिलेगा, पर क्या आप पी पाओगे? उमेश बाबू बोले, हाँ, हम पी लेंगे। अगर पानी गंदा हुआ तो भी पी लेंगे, क्योंकि हमें इतना ज़्यादा प्यास लग रहा है कि जैसा भी पानी मिलेगा हम पी लेंगे। लड़का फिर उनको एक पेड़ के पास ले गया और पेड़ के नीचे रखा एक मिट्टी के मटके में से पानी को निकालकर उन्हें पीने के लिए दिया। पानी को मुंह में देते ही उमेश बाबू को एक सुंदर खुशबू महसूस हो रहा था, जैसे वनवासियों का जड़ी बूटी वाला पानी हो, उस तरह से। और पानी का स्वाद इतना मीठा था कि उमेश बाबू को लग रहा था पूरे मटके का पानी वो पी जाएं, पर थोड़े से ही पानी से उनका प्यास बुझ गया। पानी पीने के बाद फिर से रोड के तरफ चलने लगे और चलते चलते गाड़ी के पास पहुंच गए। गाड़ी के पास पहुंचकर लड़के को धन्यवाद देते हुए उमेश बाबू बोले, बेटा, आज अगर आप नहीं होते तो हम बड़े संकट में पड़ जाते। हम दोनों को आपने इतने बड़े संकट से आज उद्धार किया है। अब आपको क्या चाहिए बोलिए। लड़का बोला, मुझे क्या चाहिए? मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास सब कुछ है। आप दोनों सही सलामत अपने जगह पर पहुंच गए। अब मेरा काम खत्म हुआ, अब मैं चलता हूँ। उमेश बाबू उस लड़के को रोककर और कुछ पूछना चाहते थे, लेकिन वो लड़का जंगल की तरफ चला गया। वापस आकर उमेश बाबू पूरी घटना रेंजर सर को बोले। रेंजर सर घटना के बारे में सुनकर आश्चर्य हो गए। वो बोले, वो टाइगर रिजर्व एरिया है, और टाइगर रिजर्व एरिया में आपको लड़का कहाँ से मिल गया? ये तो कहानी जैसे लग रहा है। उस एरिया में या उस एरिया के आसपास कोई आदिवासी या कोई जनवसति नहीं है, तो फिर लड़का कहाँ से आएगा? लड़का आने का सवाल ही नहीं उठता है। हमारे जो फॉरेस्ट गार्ड हैं वहाँ पर ड्यूटी करते हैं, कभी भी किसी ने किसी इंसान को वहाँ पर नहीं देखा। उमेश बाबू रेंजर सर के बात सुनकर एकदम दंग रह गए और मन ही मन सोच रहे थे, अगर वो आदिवासी लड़का नहीं है तो फिर वो मेरे प्रभु श्री जगन्नाथ जी तो नहीं हैं। फिर वो अपने घर वापस आकर पुरी जाकर प्रभु श्री जगन्नाथ जी के दर्शन किए। तृप्त और भावुक होकर प्रभु श्री जगन्नाथ जी से बोले, आपको स्मरण करते ही आपने मुझे इतनी बड़ी विपत्ति से उद्धार कर लिया। मैं तो एक तुच्छ इंसान हूँ। मुझे बालक के रूप में दर्शन देकर आपने मुझे धन्य कर दिया। जीवन भर के लिए आपने मुझे ऋणी कर दिया। मैं कभी भी आपका ये ऋण चुका नहीं पाऊंगा। उमेश बाबू आज तक उस लड़के के मुंह को नहीं भूल पाए हैं। प्रभु श्री जगन्नाथ जी की इस चमत्कार के बारे में वो सबको बताते हैं। सच में प्रभु श्री जगन्नाथ जी की लीलाओं को समझना हम जैसे इंसानों के लिए सिर्फ धृष्टता ही होगी। आज भी मंदिर के बाहर और मंदिर के अंदर
न जाने कितने चमत्कारें होती रहती हैं। तो मिलेंगे प्रभु श्री जगन्नाथ जी के और एक चमत्कारी सच्ची कहानी के साथ। जय जगन्नाथ। प्रभु की कहानी अगर आपको अच्छी लगी तो फिर कमेंट सेक्शन में लिखें जय जगन्नाथ।